राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट पहल अब पढ़ाई नहीं रुकेगी पर नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर के सक्रिय समर्पित और नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए हमारे सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण के प्लेटफॉर्म पर हमारी आज दिनांक 16 नवंबर के लर्निंग निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता विषय पर आधारित है। और आज की हमारी इस चर्चा को करने हेतु जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल मैम और श्रीमती शीबा खान मैम। अग्रवाल मैम शासकीय माध्यमिक विद्यालय पोली पाथर जबलपुर में पदस्थ है। वहीं शीबा खान मैम प्री प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मॉन्टेसरी स्कूल जबलपुर में पदस्थ है। तो निष्ठा के शिक्षकों हेतु उपयोगी इस मॉड्यूल पर चर्चा के पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव विकासखंड अकादमिक समन्वयक नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर हमारे आज के एक्सपर्ट द्वय श्रद्धा अग्रवाल मैम एवं शीबा खान मैम तथा यूट्यूब में जुड़े आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। और अब हमारे स्लोगन की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी इसके साथ शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। और चर्चा की शुरुआत शिबा जी आपसे शुरू करते हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि मॉड्यूल 4 जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता से संबंधित है, इस पर प्रशिक्षित होने के बाद हमारे शिक्षक किन बातों में सक्षम हो सकेंगे? शिबा। हेलो एवरीवन। निष्ठा मॉड्यूल 4 में हम कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो पाएंगे। इन उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षकों और बच्चों के बीच जो जेंडर संबंधी मुद्दे हैं, मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह या पक्षपात है और उन पे जो आलोचनात्मक रूप से हम पहचान करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि विभिन्न विषयों में के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशील प्रक्रियाओं का विकास कर पाएंगे। तीसरा, कक्षागत वातावरण में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए अधिगम प्रक्रियाओं की उपयोग हम कर पाएंगे और साथ ही उनको ग्रहण भी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों की जो भूमिका है उसको हम समझ पाएंगे। महिलाओं की भागीदारी जो है उनमें उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं उनकी उपलब्धियों की हम पहचान कर पाएंगे और साथ ही उनके योगदान के उदाहरण द्वारा हम उनकी प्रशंसा कर पाएंगे। और साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को हम पहचान पाएंगे, साथ ही उसकी सराहना कर पाएंगे। इस तरीके से हम इन 6 उद्देश्यों की पूर्ति इस मॉड्यूल के द्वारा कर पाएंगे। काफी अच्छे उद्देश्यों पर आधारित यह मॉड्यूल है। तो श्रद्धा जी आपसे यह जानना है कि शिक्षकों के लिए अधिक प्रभावी बनाने हेतु इस मॉड्यूल के सामग्री की रूपरेखा किस प्रकार से तय की गई है, किस प्रकार से बनाई गई है? सभी को बहुत बहुत नमस्ते। जैसा कि शीबा मैम ने बताया कि इस मॉड्यूल के कौन से उद्देश्य हैं, तो उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव है जब जो पूरा जो मॉड्यूल है वो एक निश्चित रूपरेखा से डिजाइन किया गया है, जिससे क्रमवार बढ़ते हुए इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति सफलता से शिक्षक कर सकते हैं। जो रूपरेखा है उसमें सर्वप्रथम जो बात आई है वो है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें आयाम क्या है उसका एक परिचय बताया गया। जेंडर आयाम का एक परिचय प्रदान किया गया है। इस परिचय के बाद विद्यालयी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उस अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम की समझ विकसित करने के लिए एक वीडियो और कुछ गतिविधियां हमको दी गई हैं। इसके बाद जब हम इस मॉड्यूल में और आगे बढ़ते हैं तो हम प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाध्यापक और शिक्षक किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी रूप से कर सकते हैं, इस संदर्भ में हमें बहुत अच्छी विस्तृत वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई।
इसके उपरांत हम अपने शिक्षण कार्य में किस प्रकार से जेंडर आयामों का समावेश कर सकते हैं, इस पर फोकस किया गया है। जैसे कि भाषा शिक्षण में जेंडर जो समावेशी है उसको कैसे बनाया जा सकता है, उस पे मैटर है। इसके बाद आपका विज्ञान शिक्षण में जेंडर समावेश कैसे किया जा सकता है, उस पर है। इसके बाद हमारा विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश कैसे किया जा सकता है, और इसी तारतम्य में आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भी जेंडर आयामों की समझ को विकसित करने का है। साथ ही गतिविधियों के माध्यम से भी जेंडर आयाम या जेंडर समावेश को कैसे निष्पादित किया जा सकता है, इस मॉड्यूल में आगे बताया गया। मॉड्यूल का समापन जब होता है तो उसके पहले इस मॉड्यूल का संपूर्ण सारांश एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में हम शिक्षकों के समक्ष रखा गया है, जिससे एक पूरे मॉड्यूल का ओवरव्यू हमें मिल जाता है कि आखिर हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ा है। साथ में अंत में हमें कुछ पोर्टफोलियो गतिविधियां भी मिलती हैं, जिसके आधार पर हम अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, या हमने जो सीखा है उसको हम अपनी कक्षाओं में कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए पोर्टफोलियो गतिविधि भी दी गई है। तो इस प्रकार से पूरे मॉड्यूल को रूपरेखा को बिंदुवार क्रमवार व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया। जी। मॉड्यूल के उद्देश्य और शिक्षण सामग्री की रूपरेखा के बाद शिवाजी आपसे यह जानना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय क्या आप हमारे शिक्षक साथियों को विस्तार पूर्वक देंगी? जी अवश्य। इस मॉड्यूल में हम जेंडर संबंधी विषयों को पठन पाठन में समावेशी रूप से विधि से जो स्थान दे सकते हैं, उस पे विचार करने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको पिक्चर्स के साथ बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम समावेशी विधि द्वारा विचार करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का समय जो है, उसमें जेंडर शब्द से तो सभी परिचित हैं, किंतु इससे संबंधित जो रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, असमानता, भेदभाव और शोषण के संदर्भ में विभिन्न आयामों पर हम विचार नहीं कर पाते, या विशेष तौर पे शिक्षार्थी इतनी छोटी उम्र में तो विचार नहीं कर पाते। तो ये तो खास तौर पे शिक्षार्थियों के जीवन के यथार्थ से गहराई से जुड़ा है। तो इस मॉड्यूल द्वारा हम जान पाएंगे कि कैसे जेंडर को प्रभावशाली ढंग से पाठ्यक्रम और पठन पाठन में एकीकृत किया जा सकता है, ताकि शिक्षार्थी आलोचनात्मक रूप से सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित हो। साथ ही शिक्षक और प्रधानाचार्य भी इन मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ विकसित कर पाएंगे। जेंडर संबंधी दृष्टिकोण के समावेश का केवल महिलाओं या लड़कियों को आत्मसम्मान दिलाना केवल यही उद्देश्य नहीं है, बल्कि लड़कों को भी इस पितृसत्तात्मक समाज और शक्ति आधारित जो संबंधी जो उनकी धारणाएं हैं, उस पर विचार करने और पूर्वाग्रहों पर विचार करके उस पे चर्चा करना और उसका सॉल्यूशन निकालना, इसके लिए भी हमें सक्षम बनाना है। तो इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त इसमें एक हिडन पाठ्यक्रम की भी बात कही गई है कि जिस तरीके से कक्षा की गतिविधियों के द्वारा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे जो हिडन पाठ्यक्रम का अंग बन जाती हैं। तो यहाँ शिक्षक की भूमिका और प्रधानाचार्य की भूमिका बताई गई है कि वो किस प्रकार से एक शिक्षण गतिविधियों को और कक्षा के माहौल को और स्कूल के माहौल को जेंडर समावेशी बना सकते हैं। और इसके अलावा कई ऐसी गतिविधियां बताई गई हैं जिसे हम बहुत ही सरलता से अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अभी अभी तक हम यह तो जान पाए हैं कि जेंडर समाजीकरण प्रक्रियाओं का ही एक उदाहरण है, किंतु श्रद्धा जी आपसे जेंडर व उससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। जी सर, इस मॉड्यूल में एक वीडियो के माध्यम से हम शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी समझ विकसित करने का कार्य किया है कि जेंडर और सेक्स वगैरह में क्या अंतर है, इसको हम भली प्रकार से समझ पाए हैं। जैसा कि ये जेंडर वाली बात आई है, तो जेंडर से एक सामाजिक प्रक्रिया के अधीन होता है, अर्थात जैसे सामाजिकरण प्रक्रिया समाज यानी व्यक्तियों से मिलकर बनती है, विचारों से मिलकर बनती है, तो वैसे ही जो जेंडर की अवधारणा है वो समाज द्वारा दिया गया ही एक वर्गीकरण है, या समाज की प्रक्रिया के
द्वारा ही जेंडर का निर्धारण होता है। समाज ही ये निर्धारित करता है कि जेंडर का क्या व्यवहार होगा, कैसी उसकी विधि, क्या उसकी रुचियां होनी चाहिए, कैसा उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, ये एक समाज द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया कि जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कपड़े में लपेटा जाता है, उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो बड़ा होता जाता है, तो धीरे-धीरे ये बात प्रदर्शित होने लग जाती है उसकी गतिविधियों द्वारा, उसके व्यवहार द्वारा, जो कि समाज द्वारा ही चिह्नित की गई है कि वो लड़का है या लड़की। जैसे हम जब फुटबॉल वीडियो में बताया गया कि जैसे अगर फुटबॉल की बात चलती है तो हमारे ज़हन में, हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि वो एक लड़कियों के द्वारा की जाने वाला, लड़कों द्वारा खेले जाने वाला खेल है। इसी तरह से खो-खो को हम लड़कियों से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से उदाहरण इस वीडियो में दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि बच्चे का विकास के साथ-साथ उसकी जेंडर संबंधी अवधारणाएं भी विकसित होती जाती हैं और जो समाज द्वारा उसको नियम या जो दृष्टिकोण उसका विकसित किया जाता है, वह उसको आत्मसात करता जाता है और उसके संपूर्ण व्यवहार उस सामाजिक प्रक्रिया के तारतम्य में ही परिलक्षित होता है। दूसरी बात ये कि जेंडर क्या है, इस बात को हम इसमें समझ पाए कि जेंडर क्या है, सामाजिक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर को बांटता है और उनके गुणों को इन तीनों में एक निश्चित रूप में वर्गीकृत करता है। अब दूसरी बात आती है कि फिर आखिर ये सेक्स क्या है? सेक्स आपका एक जैविक प्रक्रिया है या जैविक वर्गीकरण है जो कि बच्चे के जन्म लेने के साथ होती है। अब ये तो जैविक वर्गीकरण हो गया, तो जेंडर और सेक्स में बहुत बड़ा फर्क है कि जेंडर हमारा समाज द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण है, जबकि सेक्स हमारा जैविक वर्गीकरण यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण है। इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब दूसरी बात ये कि कई बार एक जेंडर का एक और पहलू भी हमें बताया गया है कि जेंडर केवल लड़के या लड़की या महिला या पुरुष के बीच केवल अंतर नहीं शो करता है, बल्कि एक और समूह भी है जिसको हम ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेंडर को इस में परिभाषित किया गया है कि कोई भी पुरुष या महिला जो कि शरीर तो पुरुष या महिला के साथ जन्म लेता है, लेकिन उसके जो व्यवहार होते हैं वो उसके अपोजिट होते हैं। अर्थात कोई पुरुष के रूप में जन्म लेने वाला बालक बड़े होकर धीरे-धीरे ऐसा महसूस करता है कि उसमें लड़कियों जैसे गुण है या लड़कियों जैसा वो स्वभाव या व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी तरह लड़कियों के साथ भी हो सकता है। तो इनको ट्रांसजेंडर संज्ञा दी गई है। तो ट्रांसजेंडर का भी व्यवहार और उसकी समाज में क्या भूमिका होगी, किस प्रकार के कार्य उसको करने हैं, ये सारी चीजें समाज के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो जेंडर पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के बीच विभेदन करता है, ये हमें मॉड्यूल स्पष्ट बताता है। जी स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, हितधारक है। तो कक्षाओं को जेंडर अनुकूल या जेंडर समावेशी बनाने में उनके बारे में, उनकी भूमिका के बारे में शिवा जी आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? जी, शिक्षक मेरे हिसाब से कक्षा का वातावरण जो है जेंडर समावेशी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक समाज और राष्ट्र का जो निर्माण है, उसमें शिक्षक एक अभिन्न अंग है। तो शिक्षक जो भी करते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं। तो एक शिक्षक को आइडियल रूप की एक कक्षा का निर्माण करना अनिवार्य है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम कक्षा में शिक्षक जो है शिक्षण जो गतिविधियां हैं उसको समझे और उसमें जेंडर भेद किस प्रकार से हो रहा है उसको समझकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जेंडर भेद कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बैठक व्यवस्था में भी हो सकता है, वाणी के रूप में भी हो सकता है, व्यवहार से भी हो सकता है। कई बार ऐसा कहा जाता है लड़कियां नाजुक है तो उनसे ये वाला काम नहीं कराना, लड़के बहुत मजबूत होते हैं तो ये काम कराइए, या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के गणित में बहुत तेज होते हैं। तो इस तरीके की जो भाषा है उसका प्रयोग हम करते हैं तो बच्चों के बीच ये वो आत्मसात कर लेते हैं इन भूमिकाओं को, और आगे जाके वो जीवन में उनके ये प्रैक्टिस में आ जाता है और वो सब कुछ
खास गलत नहीं समझते। तो इसके लिए शिक्षक को के लिए अनिवार्य है कि वो भीतरी कक्षा के अंदर और बाहर की जो गतिविधियाँ हैं, उसमें जो हिडन पाठ्यक्रम का जो अंग बन जाती है ये जेंडर असमानता की तरीके, तो उसमें शिक्षक को चाहिए कि वो एक ऐसे योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियों को लागू करे, जिसमें बच्चे जो हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। लड़कियों को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले और वो अपनी जितने भी रूढ़िवादी जो विचार आस-पास उनको देखने को मिलते हैं, उसको वो साझा कर पाएँ। मौजूदा पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर सवाल उठा सकें तथा समाधान भी निकाल सकें। क्योंकि विद्यार्थी यदि स्वयं किसी समस्या पर विचार करता है और उसका समाधान निकालता है, तो वो उसके लिए जीवन भर के लिए उसको अपना लेता है। साथ ही ये शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि लड़कियों को भी उसी तरीके से लड़कों के साथ ही मौका दें, पूरे अपने आप को एक्सप्रेस करने का और यहाँ तक कि हर प्रश्न में, हर गतिविधि में, हर चीज़ में आगे आने का। इसके साथ ही शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह समावेशी वातावरण बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो महिलाओं की भूमिका है, उसको बच्चों के सामने पेश करें ताकि वो सोचने को मजबूर हो जाएँ कि समाज का वो भी एक अभिन्न अंग है और समाज की उन्नति में उनका पूर्ण योगदान है। चूँकि उदाहरणों द्वारा बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो बच्चों के सामने स्थानीय परिवेश से रोल मॉडल भी उनको प्रस्तुत करना चाहिए। शिवा जी ने शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बहुत ही अच्छे से और विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो श्रद्धा जी, इसी संदर्भ में हमें आपसे यह समझना है कि हिडन या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का जो अभी शिवा जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वह क्या है और यह विद्यालयों में कैसे संचालित होता है? हिडन पाठ्यक्रम के बारे में हमने फर्स्ट मॉड्यूल में भी चर्चा की थी। हिडन या जिसको प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कह रहे हैं, वो वास्तविक पाठ्यक्रम से हटकर है। आमतौर पे जिस हम वास्तविक पाठ्यक्रम को बच्चों को कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, वो एक औपचारिक तरीके से पहुंचाया जाता है। लेकिन बहुत कुछ हम ऐसा सिखा जाते हैं बच्चों को जो हम स्वयं नहीं समझ पाते कि बच्चा सीख गया। वो हमारा व्यवहार होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है और इस अनौपचारिक तरीके से जो पाठ्यक्रम बच्चों तक पहुंच जाता है, उसी को हिडन या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की संज्ञा दी गई है। तो हम जैसे मैंने कहा कि हमारा व्यवहार यानी हमारा स्कूल जो स्टाफ है, चाहे उसमें प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक गण हो या स्कूल का माहौल, सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस तरह के गुप्त पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाने में। कई बार ये हो सकता है कि वो हमारा जो पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हो और कई बार ये भी हो सकता है कि वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ना हो। जैसे कुछ तरीके इसमें बताए गए मॉड्यूल में और आमतौर पे हम अपने शिक्षण कार्य में देखते भी हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रभावी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कक्षाओं की जो व्यवस्था होती है। हमारी कक्षाओं की व्यवस्था ही बच्चों को जेंडर भेद के प्रति रूढ़िवादी बनने के लिए मजबूर करती है या आगे भी वो ऐसी मानसिकता लेके चलते हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग बैठाना। तो ये कहीं ना कहीं उनमें ये बात आती है कि हम अलग हैं, इस कारण हमको अलग बैठाया गया है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब लड़कों को अधिक महत्व देते हैं जबकि महिलाओं को या लड़कियों को कम आंका जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि लड़कियों में हीन भावना का जन्म होता है। वो शुरू से ही दब के रहती हैं, प्रश्न उत्तर देने के समय भी वो बहुत कम हाथ उठाती हैं और लड़के ही आगे आगे रहते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक ये शो करता है कि लड़कों को ज्यादा बन रहा है, लड़के ज्यादा अच्छे हैं गणित में, विज्ञान में या टेक्निकल नॉलेज उनको ज्यादा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं लड़कियों में बहुत ही मानसिक कहा जाए कि मानसिक रूप से उनको कमजोर बनाती है। इसके अलावा बच्चों को प्रोत्साहन देने का तरीका या दंड देने का तरीका भी हमारा विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। कुछ दंड ऐसे होते हैं जो हम लड़कों को देते हैं, लड़कियों को नहीं। तो लड़के भी उस चीज को शो करते हैं कि हम लड़के हैं, इस कारण हमको ऐसा मिल रहा है, तुम लोग तो कमजोर हो तो सर तुमको ऐसा नहीं कहेंगे। तो ऐसा करने से भी क्या होता है कि उनमें मानसिकता आती है कि हम गलत भी करेंगे तो हमें सर नहीं डांटेंगे क्योंकि हम तो लड़कियां हैं, हमको ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से
आपका जो बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं या विभिन्न गतिविधियां जो स्कूल में संचालित की जाती हैं, उन गतिविधियों को कराते समय भी, चाहे वो कुछ ड्रामा हो, कुछ वार्षिकोत्सव हो या किसी तरह की जिम्मेदारी वाला काम हो, कुछ भूमिका देना हो, तो हम ये सोचते हैं कि लड़कों को कौन सी देनी है और लड़कियों को कौन सी देनी है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ रोल प्ले कराना हो, कुछ करना हो, तो शिक्षक की भूमिका हम लड़कियों को ही दे देंगे, और इंजीनियर या कोई अच्छा वैज्ञानिक की भूमिका होगी तो हम लड़के को दे देते हैं। तो ऐसा मन में आता है या वो बच्चे समझते हैं कि भाई हमको शिक्षक की ही क्यों भूमिका दी गई, हमको क्यों नहीं दिया गया कोई एरोनॉटिक्स बनने की या वैज्ञानिक बनने की, क्यों नहीं दी गई भूमिका। तो ये उनके मन में ये बात स्कूली शिक्षा से ही आने लग जाती है और भविष्य में भी वो इसी को जानते हैं। इसके अलावा शिक्षक और छात्र का व्यवहार आपस में कैसा है और छात्र और छात्रों के बीच बातचीत भी, ये सब भी हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ही ध्यान समझना चाहिए कि हमारे जो शब्द हैं, जो हमारी बातें हैं, वो बच्चों में कहीं ये इनडायरेक्ट जो करिकुलम जा रहा है वो तो नहीं पहुंचा रही हैं। तो हमें कक्षा का परिवेश बहुत ही सोच समझ कर संचालित करने की आवश्यकता है और ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो बच्चों में लैंगिक एकीकरण को बढ़ावा दे, ना कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे। ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत ही अच्छे तरीके से श्रद्धा जी आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। हिडन पाठ्यक्रम हम लोगों को समझ में आया है। शालेय प्रक्रियाओं में शिवा जी, शिक्षकों के साथ ही प्राचार्य भी एक अन्य महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। तो आपसे यह जानना है कि शाला के माहौल को लैंगिक संवेदनशील व लैंगिक समावेशी बनाने में प्राचार्य की प्राथमिक भूमिका क्या हो सकती है? वॉइस माइक। जी, प्राचार्य की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शिक्षक की भूमिका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्राचार्य जो है वो शाला का मुखिया होता है। उसी के नेतृत्व में विद्यालय का संपूर्ण विकास हो पाता है। तो इनकी जो शैक्षणिक व्यवस्था पूरी है उसमें उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसलिए आवश्यक है कि प्रिंसिपल जो है वो स्कूल के शासन और संचालन में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करे। प्रिंसिपल अपने सहयोगी और समस्त स्टाफ के साथ जेंडर संबंधी मुद्दों के लिए संवेदनशीलता के लिए उनको प्रेरित करें और वे स्कूल संबंधी मामलों में सिर्फ स्टाफ को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और जो समुदाय हैं उनसे उनके भी व्यवहार और कार्यों में जो लैंगिक रूढ़ियों की जांच आप वो कर सकते हैं और उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल परिसर में जो भौतिक सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, जैसे कि पेयजल संबंधी या टॉयलेट संबंधी या स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी, उसको भी लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या, मेरे ख्याल में कराना ही चाहिए। कक्षा अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर समावेश बनाने के लिए शिक्षकों को उनको पूर्ण समर्थन देना चाहिए और यहाँ तक कि जेंडर संवेदनशील भाषा अगर वो उपयोग करते हैं तो उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों दोनों की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए और इसके अतिरिक्त स्कूल के भीतर और बाहर जो हिंसा होती है, जैसे कि हम पिछले मॉड्यूल में हम जान चुके हैं कि हिंसा कई रूप में होती है जो शारीरिक शोषण से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त वाणी और व्यवहार से भी हो सकती है, जिसमें कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते बच्चों के लिए, तो वो भी हिंसा का ही एक रूप बन जाती है। तो इस प्रकार की हिंसा के लिए प्रिंसिपल में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का उपयोग करना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब मेरे ख्याल में नाकाबिले बर्दाश्त, यानी कोई चीज़ को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जाना। तो ऐसी भाषा या ऐसी हिंसा का बिल्कुल भी उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल लड़के-लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं और छात्रों के मार्गदर्शन और परामर्श के हेतु वो स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर कुछ नियमित व्यवस्था कर सकते हैं और साथ ही स्कूल प्रबंधन के साथ वो कुछ नियम और विनियम भी तैयार करके लागू कर सकते हैं ताकि माहौल जो है वो जेंडर संवेदनशील बने।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्कूल में विभिन्न स्तरों पर जेंडर संचालन में प्रिंसिपल की एक अहम भूमिका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के चर्चाओं से एक बात तो स्पष्ट हुई है कि भाषा जेंडर असमानता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को एक आकार देती है। इसलिए हमारी भाषा जेंडर समावेशी तथा जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होना चाहिए। तो श्रद्धा जी, आपसे यह जानना है कि एक शिक्षक भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर के मुद्दों का समेकन अपनी शिक्षा में किस प्रकार कर सकता है? जी सर, भाषा का ज्ञान को प्रवाहित करने, माने भाषा जो है ज्ञान को प्रवाहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम होती है। भाषा कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि एक शिक्षक जब क्लास में जाए तो अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाए। अपनी भाषा को वो जरूर अवलोकित करे, महसूस करे कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि बच्चों के टीचर्स के द्वारा कहे गया एक एक शब्द जब बच्चा ध्यान से सुनता है तो बहुत कुछ उसको उससे समझ आता है, उसको सीखता है। और कहीं ना कहीं अगर हमारी भाषा ऐसी है जो कि बच्चों में जेंडर विभेद उत्पन्न कर रही है तो वैसी ही मानसिकता उनकी बनने लग जाती है। तो विशेषकर भाषा जो है वो तो हर सब्जेक्ट में होगी। हर सब्जेक्ट में हम जो ज्ञान है, जो भी विषय वस्तु है, उसको शब्दों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो हमें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना है की आवश्यकता है एक शिक्षक के रूप में। और उन शब्दों को हमें सुनना भी है कि हम जो कह रहे हैं वो कहीं बच्चों में, विशेषकर लड़कियों में, कहीं किसी तरह का कुंठा तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। क्योंकि जाने अनजाने हमसे ऐसा हो जाता है और अगर होता भी है तो हमें इसको सुधार करना चाहिए। इसके अलावा इस मॉड्यूल में हमें बताया गया है कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो अधिकांश जो है उसमें भाषा पे ध्यान दिया गया है और भाषा की को ध्यान में रखकर ही उन जो पुस्तकों की जो सामग्री है उसको ऐसा बनाया गया है कि वो जेंडर समावेशी हो, जेंडर विभेदता उत्पन्न ना करे। जैसे कि जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं मैं उन पे बताना चाहूंगी कि बच्चों के साथ जब आपका जैसे अपन हिंदी के संज्ञा शब्द होते हैं, खासकर पुल्लिंग शब्द हैं, तो उसके लिए हम सर्वनाम तुम या उपयोग करते हैं और महिलाओं के लिए भी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि जेंडर संबोधित नहीं करते हैं तो वो भी पुरुषवाचक ही हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर की बात करें या इंजीनियर की बात करें या विक्रेता शब्द की बात करें, तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि पुरुषवाचक ही होते हैं। तो ऐसे शब्दों के स्थान पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि महिला विक्रेता है या महिला शिक्षक है या महिला इंजीनियर है, तो ये शब्द ये शो करते हैं कि ये बात महिलाओं के लिए कही गई है। इसी तरीके से श्री या श्रीमान या श्रीमती जो शब्द हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, तो इस मॉड्यूल में बताया गया कि ये शब्द भी हमारे लैंगिक विभेदीकरण को बढ़ावा देते हैं, लैंगिक भिन्नता को बढ़ावा देते हैं। इसके स्थान पे श्री या सुश्री शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये शब्द जो हमें मॉड्यूल से पता चले, अभी तक हम स्वयं इनका उपयोग करते आए हैं। तो अब आगे जाकर ये आवश्यक हो जाता है कि हम लैंगिक समानता को दर्शाने के लिए भाषा पे विशेष मेहनत करें और अपनी भाषा शिक्षण, भाषा विषय के शिक्षण के अतिरिक्त भी हम जिस विषय का भी शिक्षण कार्य करते हैं उसमें अपनी भाषा को लैंगिक समावेशी बनाए, लैंगिक कहा जाए कि जेंडर निष्पक्ष, जैसा आपने कहा जेंडर निष्पक्ष और लैंगिक समावेशी बनाए, इस बात पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जी शिवा जी, आप इस बात से सहमत होंगी कि भाषा की तरह ही सामाजिक विज्ञान भी शालेय पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन भी प्रभावी रूप से हम कैसे कर सकते हैं? शिवा जी, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से कि भाषा की तरह सामाजिक विज्ञान भी बहुत इम्पोर्टेंट है जेंडर समेकन करने के लिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन है।
इसमें ये ऐसी शैक्षिक विधा है जो प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाती है और शिक्षा के सभी चरणों में स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन जाती है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि यह विषय मानव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन है। इस विषय के अध्ययन से एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो इस मॉड्यूल में सामाजिक विज्ञान के द्वारा छात्रों को जिन बातों के लिए सक्षम किया जा सकता है, उसके कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिसमें से पहला बिंदु है कि जेंडर के द्वारा जेंडर, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और दिव्यांगता, ये सारे जो संदर्भ है, इसमें विविधता को स्वीकार करना सभी अपने स्तर पर सीखे और साथ ही सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना शुरू करें और सभी का सम्मान करें। दूसरा बिंदु जो इसमें दिया है कि लोकतंत्र और निरंकुशता, सत्ता और शासन, जाति, नस्ल और गोत्र, जेंडर और पितृसत्तात्मक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों आदि मुद्दों पर विचार विमर्श वो कर पाए। तीसरा बिंदु इसमें दिया है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं या मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं, उन पर गंभीरता पूर्वक इसकी जांच करना। और चौथा बिंदु है प्राप्त विचारों, संस्थाओं और प्रथाओं पर प्रश्न और जांच कर पाना। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पुरुष की भूमिका को बहुत अधिक प्राथमिकता देता है, जैसा कि अभी श्रद्धा मैडम ने भी बताया था। तो जब इसमें महिलाओं के बारे में अगर हम देखें पाठ्यक्रम में, तो बहुत ही कम, बहुत ही हाशिए पर रखा गया है उनका वर्णन। कुछ ही महिलाओं का वर्णन है जिन्होंने या तो जमीनी स्तर पे काम किया है या सत्ता का उपयोग किया है या फिर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों में अलगाव की भावना पैदा होती है। उनकी भूमिका को देखकर वो सोचते हैं कि समाज के निर्माण में या विकास में महिलाओं की भूमिकाएं बहुत कम है, तो वो महिलाओं की भूमिकाओं को इस तरीके से बहुत कम आंक सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक विज्ञान में ऐसी शिक्षण में, उसके शिक्षण में ऐसे टॉपिक्स लिए जाएं जो प्रासंगिक हो और रूढ़िवादिता पर वो सवाल उठा सके और साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में, चर्चा में शामिल हो सके बच्चे उसमें। सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का जो मुख्य पहलू है वह प्रचलित विचार, व्यवस्था, व्यवहारों पर प्रश्न उठाना और जांच करना है। तो सामाजिक रूप से निर्मित मानदंडों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाना बच्चे सीखना चाहिए। हम इस तरह का शिक्षण करें कि वो इस चीज को सीख पाए। इसके अतिरिक्त शिक्षण गण जो है वो इन मुद्दों पर भी विचार करे कि बच्चे इस बारे में सोच पाए कि जो मौजूदा संस्थाएं हैं और प्रथाएं और विचार और व्यवहार है, उस पे अतीत में क्या होता था और आज क्या हो रहा है, तो उससे जुड़ी कड़ियों को पे वो सवाल उठा पाए। इसके साथ ही हम देखते हैं कहीं कहीं ये हमारे पाठ्यक्रम में देखने के लिए मिलता है। तो जैसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की पुस्तक है, उसमें लक्ष्मी लाकड़ा जी के बारे में बताया गया है जो पहली रेलवे की महिला इंजन ड्राइवर बनी। तो ये साधनहीन परिवार से थी और उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करी और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा पूरा किया। रेलवे बोर्ड की परीक्षा में अपने पहले प्रयास में ही उन्होंने पास कर लिया और उनके विचार जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मुझे चुनौतियां पसंद है और जिस पल कोई मुझे कहता है कि यह काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं ठान लेती हूँ कि मैं आगे बढ़ूंगी और इसे अवश्य करूंगी। तो और इसके अलावा एक और उदाहरण इसमें दिया गया है बेगम रुकैया सखावत हुसैन का, जो जानी मानी शिक्षाविद और साहित्यकार थी। इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया था, जबकि वहाँ रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ उन्होंने जाकर निडर होकर उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं द्वारा महिलाओं को नीचा स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने काफी काम किया। तो कुछ तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और इसके अलावा बहुत सी चीजें जो हैं वो हम अपने वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें कुछ आदिवासी महिलाएं हैं, उनके द्वारा कुछ आर्थिक गतिविधियां दिखाई गई हैं कि वो देखिए आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार वो जैविक खेती के माध्यम से
बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं। ये आप इस चित्रों में देख सकते हैं कि ये आदिवासी महिलाओं का इसमें वर्णन भी किया गया है। एक्चुअली होता ये है कि आजकल के जो युवा वर्ग और खासतौर पे बच्चे जो है वो अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वो सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का उपयोग ना करते हुए इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ऑडियो विजुअल सामग्री इन सभी का उपयोग करते हुए और उनको अतीत की घटनाओं के द्वारा उनको प्रेरित करें। शिबा जी, इस विषय की विस्तार पूर्वक की गई चर्चा में यह तो ज्ञात हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में वर्तमान में विभिन्न विषयों की चर्चा में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए वो किताब से ही दिए था। लक्ष्मी लाकड़ा का आपने एग्जाम्पल दिया, बेगम रुकैया सखावत का दिया, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के कुछ महिलाओं का जो आदिवासी महिलाएं हैं जैविक खेती करती हैं उनका आपने उदाहरण दिया। तो इन सब चर्चाओं में सामाजिक विज्ञान के माध्यम से एक जेंडर का समेकन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब यही चिंता हमारी बनी हुई है जेंडर संबंधी चिंताओं की। अगर बात करें गणित शिक्षण के माध्यम में, तो क्या गणित शिक्षण के माध्यम से इस जेंडर संबंधी चिंताओं को समेकित करने के संबंध में मॉड्यूल में कुछ गणितीय दृष्टांतों को सुझाव दिया गया है? तो श्रद्धा जी, आप उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगी? जी सर, गणित जो विषय है वो बेसिकली ये माना जाता है कि ये लड़कों के लिए ही है, क्योंकि मैं बहुत पहले से देखती आई हूँ कि जब भी बच्चे 11th में सब्जेक्ट चयन करते हैं तो मैक्सिमम लड़के ही गणित विषय को लेते हैं और लड़कियां बायो या फिर आर्ट या का सब्जेक्ट लेती है। ऐसे ही कॉमर्स विषय में भी अधिकतर लड़के जाना पसंद करते हैं। तो ये कहाँ एक प्रकार की मानसिकता जो है उनको बचपन से बैठा दी गई है कि शायद कि गणित जो है वो लड़कियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो तार्किक बुद्धि चाहिए, जो तकनीकी ज्ञान चाहिए, वो लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये कहीं ना कहीं समाज की जो अवधारणाएं हैं उन्हीं का के कारण उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि बहुत सी लड़कियां जो बहुत अच्छा गणित में कर सकती हैं लेकिन वो दूसरा सब्जेक्ट ले लेती हैं। अब हम टीचर्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है उनको मोटिवेट करने का, लेकिन जो मानसिकता उनकी बचपन से बन गई है या परिवार से बनी है उसको मिटा पाना इतना आसान नहीं हो पाता। लेकिन हम शिक्षक इस पर फिर भी बहुत अधिक प्रयास अपनी तरफ से हर संभव कर सकते हैं। जैसे कि गणित जब हम पढ़ाते हैं या जो बेसिकली गणित शिक्षक हैं, वो गणित को पढ़ाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें बच्चों को सभी को समान अवसर दिया जाए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। और जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामग्री, वो गणितीय जो सवाल है या प्रश्न है जैसा भी, उसमें महिला और पुरुष को बराबर संबोधित करे, वो ऐसे प्रश्न हो। जैसे कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों की सहभागिता को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण किया जाता रहा है। इसी तरीके से गणित को पढ़ाते समय हम बच्चों को अपने कुछ रोल मॉडल जो है उनका भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे खासकर जो महिला शिक्षक गणित की हैं उनका हम उदाहरण बच्चों को दे सकते हैं कि आपके स्कूल में ये गणित की शिक्षक है जो कि एक महिला बहुत ही अच्छा गणित पढ़ाती है। इसी तरह से मॉड्यूल में भी, और हम जानते भी हैं, शकुंतला देवी का नाम सबने सुना है और बच्चों को भी हम बता सकते हैं कि वो उनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो इतनी आसान जल्दी और कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े कैलकुलेशन वो सॉल्व कर देती है। इसी तरीके से और उदाहरण भी हैं, जैसे कि हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला ही है और इतना बड़ा वित्त विभाग संभाल रही है जो कि बिना गणित के ज्ञान के संभव नहीं हो सकता। और कल्पना चावला या जितने भी बहुत से अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग फील्ड में गई महिलाएं, वो गणित के ज्ञान से ही संभव हुई है। तो हमें बच्चों को और लड़कियों को खासकर इस बात के लिए मोटिवेट करना है कि वो गणित में बहुत अच्छा कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बहुत सी लड़कियां जो गणित बहुत अच्छा जानती हैं लेकिन वो किसी कारणवश उस सब्जेक्ट को नहीं लेती है, दूसरा लेती हैं और उसी दूसरे प्रोफेशन को चुनती हैं जिसमें उनकी स्वयं की रुचि भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी गणित के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, लेकिन परिवार के दबाव के आगे कि आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी, गणित की पढ़ाई करने के लिए उसको शहर के बाहर जाना पड़ेगा और आगे वो संभव नहीं हो पाएगा। तो वो एक
अपने रुचि के अनुरूप विषय को ना चुनकर ऐसे क्षेत्र में चली जाती है जो उसकी रुचि का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उस क्षेत्र में भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। तो इस चीजों के लिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो अपनी रुचि के क्षेत्र में जाए। यदि वो गणित पसंद करते हैं, गणित में अच्छा कर सकते हैं, तो उनको वो फील्ड जरूर ही चुननी चाहिए। इसके अलावा गणित के जो प्रश्न जैसे अभी हमने बताया, तो वैसे ही कुछ उदाहरण भी हमें इस मॉड्यूल में दिए गए हैं कि इन प्रश्नों से हम बच्चों को कराएं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि लैंगिक समानता इन प्रश्नों में कैसे दिख रही है और कहाँ नहीं दिख रही है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, इस मॉड्यूल में दिया है कि कुछ महिला कर्मचारी, कुछ पुरुष कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसी के तारतम्य में उतने ही संख्या के या कुछ कम बढ़ महिलाओं की संख्या भी बताई गई है, जो कि ये बात शो करती है कि फैक्ट्री में महिलाएं भी काम कर रही हैं और पुरुष भी काम कर रहे हैं। तो ये गणित का सवाल जब बच्चों की ओर प्रेषित होता है तो ये जान पाते हैं कि महिलाएं भी काम करती हैं, मतलब घर के काम के अलावा वो बाहर के कामों में भी रुचि रखती है। इसी तरीके से एक प्रश्न और आया था कि आपका बेटियों को हिस्सा ना देकर एक पिता अपने बेटों को बस को हिस्सा देता है। तो इससे हम ये पहचान पा रहे हैं कि इसमें जेंडर असमानता दिखाई जा रही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम उठाकर बच्चों को जेंडर समानता और असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और उनको इस विषय में बहुत अधिक जेंडर समावेशी कक्षा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकते हैं। जी सर। गणित विषय के माध्यम से जेंडर समीकरण हम श्रद्धा जी के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें एक उदाहरण पर श्रद्धा जी ने बताया कि कानूनी, जबकि एक प्रावधान यह है कि संपत्ति में लड़कों के साथ लड़कियों का भी हिस्सा है, लेकिन अगर अनजाने रूप में भी गणित में कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं कि एक पिता ने 48,000 रुपए की राशि अपनी छोड़ी है, जो कि बाद में वो अपने 2 बेटों को देना चाहता है, तो उसकी एक बेटी भी है। तो यहाँ पर कानूनी प्रावधान के विपरीत यह बातें होती हैं जो अनजाने रूप में टीचर के माध्यम से छोड़ दी जाती हैं बच्चों के मन मस्तिष्क पे। इसी क्रम में सीबा जी आगे बढ़ते हैं, तो गणित की तरह विज्ञान की छवि एक पुरुष केंद्रित ही माना जाता है। तो आपके हिसाब से विज्ञान शिक्षण में जेंडर समीकरण करना संभव है? हाँ, तो कैसे? कृपया बताएं। पहले तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरीके से जो विडंबना गणित में है वही बात विज्ञान में भी है। तो विज्ञान के ऑफ कोर्स इससे संभव है। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों को ही महिलाओं की पहुंच से बहुत ही दूर रखा जाता था। ये माना जाता था कि बौद्धिक, तकनीकी और विज्ञान जो है इस समुदाय में महिलाओं की भूमिका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखती। महिलाओं की जो विशेष भूमिका है बस वो बच्चों के पालन पोषण और घर के कामों तक सीमित रखी गई थी। इसके अतिरिक्त यदि कहीं उन्होंने कुछ काम किया भी है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग दर्ज नहीं की गई, इस कारण भी ये इतिहास से छिपा रह गया। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि महिलाएं दैनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं, किंतु उन्हें गैर तकनीकी माना जाता है। बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो आप जैसा आपने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र को भी पुरुष केंद्रित ही माना जाता है और विशेषकर खास तौर पे तकनीकी क्षेत्र होने के कारण महिलाएं इसमें शामिल होने में या इस सब्जेक्ट को लेने में, जिस तरीके से गणित को लेने में घबराती है, उसी तरीके से साइंस या खास तौर पे तकनीकी को लेने में, इस विषय को लेने में आज भी कई जगह ऐसी है कि लेने में वो डरती हैं। तो ऑफ कोर्स विज्ञान के द्वारा हम ये जेंडर समीकरण कर सकते हैं। विज्ञान के द्वारा हम उनको ये बता सकते हैं कि शारीरिक रूप में से अंतर होने से कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं हो जाता। इसके अलावा लड़के-लड़कियाँ और जो ट्रांसजेंडर है, उनकी आंतरिक क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और साथ ही उनकी एक-दूसरे से तुलना ना करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल और सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब हम साइंस के द्वारा समझा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी जो महिलाओं की भूमिका है, उसका भी रोल जो है वो बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है, उदाहरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी इसमें
इसी मॉड्यूल में एक 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आसपास में अलवर की डरकी माई जैसी महिलाओं का उदाहरण शामिल किया गया है, जिन्होंने तरुण भारत संघ जैसे संगठन के साथ मिलकर अपने गांव में पानी की समस्या को हल किया था, एक झील का निर्माण करके। एक और उदाहरण इसमें मॉड्यूल में दिया गया है, झारखंड की आदिवासी समुदाय की एक महिला सूर्यमणि का है, जिनका आप सामने चित्र भी देख सकते हैं। इन्होंने इनके जो प्रयास थे उसके द्वारा उन्होंने अपने राज्य के जंगलों को संरक्षित करने का प्रयास किया। और जैसा कि श्रद्धा जी ने कुछ उदाहरण दिए थे, उन उदाहरणों को भी इस मॉड्यूल में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले है कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, और जिन्होंने अमेरिका सरकार ने जिनको स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त जानकी अम्मल हैं, जो भारत की प्रसिद्ध पादप जीव विज्ञानी हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त की थी, और ये उसके लिए पहली महिला थी। और उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1977 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त फिर एक और महिला के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में श्रद्धा जी ने भी बताया, शकुंतला देवी, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़ी गणितज्ञ है, और इनकी मानसिक गणना क्षमताओं के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने केवल 28 सेकंड में 13 अंकों के संख्या का गुणा करने के लिए उनको जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक और महिला के बारे में इस मॉड्यूल में बताया गया, ये है टेसी थॉमस। ये भारतीय मिसाइल महिला के रूप में ये जानी जाती हैं, क्योंकि भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली ये पहली महिला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरह के उदाहरण अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये जेंडर समीकरण या जेंडर समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। अभी तक की आप लोगों के द्वारा जो विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, उससे यह बात तो बिल्कुल साबित हो गई है कि प्रत्येक विषय के शिक्षण के माध्यम से अगर केवल हम कुछ प्रयास पूर्वक तैयारी करें तो जेंडर समेकन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इस मॉड्यूल के प्रशिक्षण के बाद एक और बात पता चलती है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी जेंडर का समेकन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो श्रद्धा जी, कुछ गतिविधियों की चर्चा इस मॉड्यूल में की गई है, तो ऐसी किसी गतिविधि के बारे में आप बताना चाहेंगी? जी सर, जैसे अभी हम लोगों ने विषय शिक्षण की बात करी, समाजीय विज्ञान हो या विज्ञान हो या गणित हो, इन विषयों के माध्यम से हम जेंडर समावेशी कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी गतिविधियां भी हो सकती हैं जो कि जेंडर समावेशी कक्षा का निर्माण कर सकती हैं। इस मॉड्यूल में एक वीडियो के माध्यम से हमें बहुत अच्छी गतिविधियों की जानकारी दी गई। तकरीबन 4 गतिविधियां इस मॉड्यूल में दी गई हैं, जो कि हम अपनी कक्षाओं में अपना सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने मन से भी हमें मन में यदि कुछ अच्छी गतिविधि आती है, हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि हमने जान लिया है कि जेंडर एक सामाजिक प्रक्रिया का नाम है, समाज के द्वारा दिया गया नाम है, और इसकी अवधारणाएं भी हमने समझ ली है। तो जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, तो समाज के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं उसको वो आत्मसात करता जाता है। जैसे कि इस मॉड्यूल में बताया गया कि यदि हम ये कहते हैं कि लड़कों के लिए कि लड़कों को रोना शोभा नहीं देता है, तो ये मानसिकता उनकी बचपन से लेकर बड़े तक होती जाती है। और ऐसी स्थिति में ये होता है कि बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। यदि मान लीजिए वो लड़का है और उसको ये कहा जाता है कि तुम रोते हो तो तुम कैसे लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसका जो तनाव है, क्योंकि तनाव दूर करने का एक माध्यम रोना भी है, जिसके द्वारा टेंशन फ्री हो सकता है व्यक्ति। तो लड़कों को ये कहा जाता है कि आपको रोना नहीं है, तो कई बार वो अपने इस रोने को रोकते हैं, और ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त होते हैं, या वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं।
इसी तरह से एक और उदाहरण भी मॉड्यूल में दिया गया है कि लड़कियां नाजुक और भली होती हैं। अब ये तो जब नाजुक या भली शब्द हम सुनेंगे तो हमें लड़कियों का ही ध्यान आता है, लड़कों के लिए हम नहीं कह सकते कि ये भला है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि हर लड़की भली हो सकता है शैतान भी हो, जैसा कि मॉड्यूल में बताया गया। तो हर बात हर समय लागू नहीं होती है, लेकिन हमें बच्चों को इन चीजों को समझाना चाहिए कि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। लड़के हो या लड़कियां, दोनों ही रो सकते हैं, दोनों ही हंस सकते हैं, दोनों ही बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जो गतिविधियां हैं उसमें जो बहुत एक गतिविधि मैं आप शेयर करूंगी जो हम बच्चों को करा सकते हैं कक्षा में। जैसे कि इस मॉड्यूल में बताया गया कि हम बच्चों को कुछ चित्र बनाने के लिए निर्देशित कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर का चित्र, नर्स का, किसान का, शिक्षक का। तो इस तरीके से हम चित्र बनाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। और जब हम बच्चों का अवलोकन करेंगे तो उसके आधार पे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, उन रिजल्ट पर हम बच्चों से चर्चा करें और उन्हीं से जाने कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। जैसे ऐसा अमूमन पाया गया है कि बच्चे किसान के रूप में मेल या लड़कों को ही चित्र बनाते हैं, किसान के रूप में पुरुष का ही चित्र बनाते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि अधिकतर महिलाएं किसानी का काम करती है, खेती किसानी से जुड़ी हुई है, लेकिन उनका नाम कहीं भी किसान के तौर पे नहीं लिया जाता है। जब भी किसान की बात चलती है, चाहे हमारे राष्ट्रीय विज्ञापन हो या कहीं पर भी हो, पुरुष का ही चित्र दिखाया जाता है, जबकि किसान खेती किसानी से जुड़ी बहुत सी गतिविधियां होती हैं जिसे महिलाएं करती हैं। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने किसान के चित्र में केवल पुरुष का ही चित्र क्यों बनाया, जबकि वो स्वयं जानते भी हैं कि बहुत सी महिलाएं खेती किसानी काम करती हैं। इसी तरह से नर्स की जब बात आती है तो नर्स की बात सोच के हमारे जहन में केवल महिला नर्स की ही बात आती है, जबकि पुरुष भी बहुत अच्छा केयरिंग काम करते हैं, यानी नर्स का काम कर सकते हैं। इसी तरह शिक्षक की बात आती है तो महिलाओं को ही शिक्षक के रूप में दिखाया जाता है ज्यादातर। उसकी वजह भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए कहा ही जाता है कि उनका प्रोफेशन अगर उनको चुनना है तो उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर शिक्षक में बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ कैरियर है और किसी कैरियर में जाने से तुम्हें बहुत दिक्कतें होंगी। तो शिक्षा की बात आती है तो अधिकतर महिलाओं का चित्र उकेरा जाता है, पुरुषों का कम। तो ये सारी चीजों पे हमें बच्चों से डिस्कशन हम कर सकते हैं कि उन्होंने नर्स के जगह पे पुरुष का चित्र क्यों नहीं बनाया। जब उन्होंने वैज्ञानिकों का चित्र बनाया तो हो सकता है उनको ज्यादातर पुरुष वैज्ञानिकों के ही नाम याद आए, उन्हीं के चित्र याद आए। तो हमें बच्चों को उन महिला वैज्ञानिकों के बारे में भी बताना चाहिए जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया है, उनका हमें उनको समझाना चाहिए, ताकि वो अपनी मन की बात हमें भी बता सके और हम उनको सही गाइडेंस दे सकें। तो इस तरीके की गतिविधि हम जब कक्षा में कराएंगे तो जेंडर संबंधित कई मुद्दे उठेंगे और उन मुद्दों का जवाब हम पहले बच्चों से लें और इसके उपरांत उनकी समस्याओं का तार्किक ढंग से समाधान करें, जिससे बच्चों में निश्चित ही ऐसी गतिविधियां कराने से जेंडर समावेशिता या जेंडर जो कहा जाए समावेशी कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। जी श्रद्धा जी बता रही थी कि गतिविधियां जेंडर समेकन के लिए बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। तो शिवा जी, आप ऐसी किसी अन्य गतिविधि के बारे में बताना चाहेंगी जिससे आप प्रभावित हुई हो? जी, इसमें एक गतिविधि बताई गई है, जैसा कि अभी श्रद्धा मैडम ने कहा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी पूर्वाग्रह ग्रहों के शिकार रहते हैं। तो इसमें एक वीडियो दिखाया गया है जिसमें अमन नाम का एक बच्चा है जिसका 10वीं का रिजल्ट आता है, तो वह इतिहास और राजनीति शास्त्र में अच्छे अंक ले आता है और विज्ञान और गणित में उसके कम अंक आते हैं, जिससे वो तो अपने अचीवमेंट से बहुत खुश है, लेकिन उसके माता-पिता बहुत नाराज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अच्छी तनख्वाह पाने के लिए या अच्छी नौकरी पाने के लिए गणित या कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट लिए जाने चाहिए। तो वहाँ पर वो अमन जो है वो बहुत डिप्रेस होता है, वो सोचता है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये जो विचार बच्चे के मन में आ रहा है, ये आगे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही उसके हतोत्साहित उसे कर रहा है और फ्यूचर के लिए उसके मेंटल प्रेशर भी उस पे डाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही पीड़ित है इस शोषण से, लड़के भी पीड़ित हो सकते हैं। तो और एक और गतिविधि मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें, जिसमें रमन
एक किसान है जिनकी डॉक्टर से बातचीत चल रही है, तो उनसे जब डॉक्टर पूछते हैं कि आपकी पत्नी क्या करती हैं? तो वो कहते हैं वो गृहिणी है और वो कुछ नहीं करती। यद्यपि जब उनके बारे में एक-एक प्रश्न डॉक्टर करते हैं, तो वो हर प्रश्न के उत्तर में वो कुछ न कुछ उनकी व्यस्तता या कार्यों के बारे में बताते हैं कि दिन भर में बच्चों को सँभालती हैं, खाना बनाती हैं और खेत का भी काम करती हैं, पौधों को पानी भी डालती हैं और यहाँ तक कि शाम में जब अपने खेत से वापस आते हैं वो रमन, तो वो आराम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, ताश खेलते हैं, लेकिन वो नित्य किचन में 11 बजे तक लगी रहती हैं। तो इतनी ज़्यादा व्यस्तता के बाद भी उनके पति के मन में इन कार्यों का कोई महत्व नहीं है। ये आज सभी मतलब मोस्टली लेडीज़ इस चीज़ को भुगत रही हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये मन में बच्चों के धीरे-धीरे जो आस-पास का वातावरण है, वो उनके मन में आता जाता है और वो उसको आत्मसात करते जाते हैं और वो उनकी प्रैक्टिस में आ जाता है। तो इसके लिए ये जो रूढ़िवादिता है, इसको दूर करने के लिए और इन विचारों को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वो जेंडर भेद को समझे। उनके जो शिक्षार्थी हैं, उनके मन में किस तरह की ये असमानता की भावना है, इसको बाहर निकालें, उस पे डिस्कशन करें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें और विभिन्न गतिविधियों द्वारा ये प्रयास किया जा सकता है जैसे रोल प्ले करवाकर या कुछ बोर्ड पे कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, प्रसंग ये सब उनको सुनाकर और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग वो गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं, इन मानसिकता इनके बच्चों की बदलने के। शिवा जी ने मॉड्यूल में जो कुछ गतिविधियां सुझावित की गई थी, उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से रिकॉल करवाया। अमन का एग्जाम्पल मुझे भी बहुत पसंद आता है, जिसमें अमन इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहता था। उसका उस विषय में अंक भी बहुत अच्छे थे। गणित में केवल उसको 65 या 66% अंक मिल जाने पर उसको परिवार की एक हिसाब से एक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, जहां पर उसके रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। जबकि कहा यह जाता है कि हर बच्चे में अपना एक इनबॉर्न पोटेंशियल होता है। अगर वह इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से काम किया जाए, तो बच्चा जहाँ पर मतलब उसको जॉब सेटिस्फेक्शन तो आता ही आता है, और काम वो बहुत अपनी आत्मिक खुशी के लिए करता है। इस बारे में एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए लता मंगेशकर जी एक इतनी अच्छी गायक हैं, अगर उनको कभी अकाउंटेंट बनाने के लिए उनके माँ बाप ने परेशान किया होता, तो आज हमारे पास इतनी अच्छी प्रतिभा नहीं होती। इस टाइप की बहुत सारी चर्चाएं पूर्व के मॉड्यूल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई हैं। तो अब हम मॉड्यूल के सारी बातों का हमने समावेश कर लिया है और लगभग अंतिम चरण की तरफ हम लोग हैं। तो श्रद्धा जी, एक माइंड मैप के रूप में संपूर्ण मॉड्यूल का एक सारांश आप प्रस्तुत करना चाहेंगे क्या इस जगह पर? जी सर, क्योंकि सारांश जानकर हम पूरे मॉड्यूल को एक समग्र रूप से जान सकते हैं कि इसमें हमने बेसिकली क्या सीखा है। पूरे मॉड्यूल की जैसे अभी हमने चर्चा की, उससे हमारी जो सारांशित बातें होती हैं वो ये है कि हमने जेंडर और सेक्स के बारे में क्या अंतर है ये हम बेहतर समझ पाए हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर की क्या अवधारणा है उसको भी हमने इस मॉड्यूल के माध्यम से जाना। इसके बाद हमने जो आपका शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया होती है उसमें जेंडर को कैसे एकीकरण करना है, इसके लिए हमने दो तरीकों को, दो माध्यम है हमारे, उनको समझा। एक तो हमारा स्कूलों में जेंडर आयाम पे हमने चर्चा करी, जैसे कि प्रधानाध्यापक की या प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और एक हिडन पाठ्यक्रम क्या है, उसकी जेंडर समावेशी कक्षा बनाने में क्या भूमिका हो सकती है, इसको जान लिया। इसके अलावा जो हम विषय शिक्षण करते हैं उसमें जेंडर समावेशी शिक्षण कार्य कैसे किया जा सकता है, चाहे वो भाषा शिक्षण हो या फिर गणित विषय का शिक्षण हो, विज्ञान विषय का शिक्षण हो या फिर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। साथ ही गतिविधियों के बारे में भी हमने जाना कि बहुत सी गतिविधियां हैं जिनके आधार पर हम अपनी कक्षा को एक लैंगिक समावेशी कक्षा बना सकते हैं। जी जेंडर समेकन का एक प्रभावी उदाहरण इस मॉड्यूल की पोर्टफोलियो गतिविधि में भी शामिल किया गया है। तो शिवा जी, क्या आप उस गतिविधि की चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे?
जी, अवश्य। पोर्टफोलियो में जो जेंडर समेकन के लिए गतिविधि शामिल किया गया है, उसका टॉपिक गणित विषय से उन्होंने लिया है, जो कि जोड़-घटाव से संबंधित है। तो इसमें 5 पहलुओं के बारे में बताया गया है, जिसमें हम जेंडर समेकन को एकीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला पहलू है दृश्य, दूसरा सामग्री, तीसरा शिक्षण अधिगम सामग्री, चौथा है हिडन पाठ्यक्रम, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और 5वां है स्थानीय उदाहरण, अनुभव या रोल प्ले का उपयोग। तो जिसमें पहला दृश्य सामग्री है, उसके लिए मॉड्यूल में कुछ चित्र भी दिए गए हैं। उनको मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए, तो इस तरीके से हम अगर ऐसे दृश्यों को समेकित करेंगे, जो बच्चों को गणित से जुड़ी रूढ़िवादी और धारणा और पूर्वाग्रहों पर प्रश्न करने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि ये हाप्चिया गणित पढ़ाने की और अध्ययन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है। इन्होंने शास्त्रीय गणित पे काम किया है। इसको अगर हम अध्ययन सामग्री में शामिल करें और दिखाएं बच्चों को इनका चित्र, तो वो प्रेरित होंगे। इसके अलावा शकुंतला देवी, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक भारतीय लेखिका और मानसिक कैलकुलेटर थी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जा सकता है। तो ये इसको देखकर बच्चे ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की कितनी विशेष भूमिका है। इसके अलावा दृश्य सामग्री में दूसरा लिया गया है गणित के उदाहरणों में लड़कों और लड़कियों दोनों की भागीदारी वाली तस्वीर। इसमें आप देख सकते हैं कि लड़के लड़की दोनों ही, कोई भी एक्टिविटी हो उसमें दोनों ही शामिल हैं। तीसरा उदाहरण इसमें लिया गया है महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग भूमिका में दिखाने वाले गणितीय चित्र, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हर प्रकार का कार्य जो है वो महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दृश्य सामग्री की बात। अब इसके अतिरिक्त अब दूसरा जो है वो है सामग्री। तो गणित में हम ऐसे सवालों को ले सकते हैं जिसमें महिलाओं को उत्पादक या उद्यमी या निर्णय लेने की भूमिका में शामिल किया गया हो। जैसे कि एक इसमें उदाहरण दिए गए हैं, 2 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें एक उदाहरण है कि राधा एक दुकानदार है और आज उसने 15 बोरियां बेची और कल 14 बोरियां बेची, तो कुल उसने कितनी बोरियां बेची। तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में पिक्चर आ जाएगी कि राधा दुकानदार है, यानी दुकानदार के रूप में सिर्फ एक पुरुष ही नहीं, महिला भी हो सकती है। एक और उदाहरण उसमें दिया गया है जिसमें पुरुष पात्र को खाना पकाने जैसे घरेलू काम में लगाया हुआ दिखाई दिया है। तो जिसमें एक रवि का उदाहरण दिया है कि रवि रसोई में अगर काम कर रहा है तो 1 लीटर तेल था, उसने उसमें से 250 मिलीलीटर तेल का प्रयोग कर लिया या उसने अलग कर लिया, तो उसमें से कितना तेल बचा। तो इस तरीके से बच्चे ये समझ पाएंगे कि घर में खाना बनाने का काम केवल महिलाओं का नहीं, पुरुषों का भी हो सकता है, पुरुष भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा पहलू इसमें बताया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जैसे जेंडर संवेदनशील कक्षा, बच्चों को इस तरीके से बांटे हम कक्षा का निर्माण करने के लिए कि लड़के और लड़कियों दोनों की भागीदारी शामिल करें। उसमें लड़के और लड़की स्वस्थ परिवेश में दोनों साथ मिलकर काम करें। दूसरा भागीदारी की बात कही गई है इसमें कि सीखने की प्रतिक्रिया में लड़के और लड़कियों को समान रूप से अवसर दे। जैसे कि एक शिक्षक कह सकता है कि जोड़ की जो गतिविधि है अगर वो करवा रहा है, तो उसमें ये कह सकता है कि देखते हैं कौन कम समय में जोड़ पूर्ण करता है। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें से जो सबसे पहले करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त मतलब इसका मतलब ये है कि मोस्टली न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। इसमें विशेष रूप से लड़के या लड़कियां ना बोला जाए। फिर पाठ्य पुस्तकों का को भी कुशलता पूर्वक शिक्षकों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चे सामने ऐसे उदाहरण उनके सामने आए जो लिंग समानता को ज्यादा प्रेरित करते हैं और बच्चे गंभीर रूप से जो रूढ़िवादी विचार है उसको सोचने के लिए वो मजबूर हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि सिमरन ने 10 किलो की बोरी ऊपर रखी और साथ ही इमरान ने 6 किलो की बोरी रखी। तो दोनों में से किसकी बोरी ज्यादा भारी है और कितनी ज्यादा भारी है। तो ये लिंग समावेशी
या लिंग समानता को प्रदर्शित करते हैं हमारे ये वाक्य, तो शिक्षक के लिए अनिवार्य। चौथा पहलू है हिडन पाठ्यक्रम। तो पहले तो ये जागरूक होकर समझना चाहिए शिक्षकों को कि हिडन पाठ्यक्रम है क्या, और अपने साथी शिक्षकों के साथ वो जाकर आसपास की कक्षाओं में जाकर देख ले कि वो कैसे संचालित हो रहा है। तो फिर उसको हिडन पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हर प्रकार के कार्यों में, हर गतिविधि में बच्चों को शामिल किया जाए, समान रूप से उनको अवसर दिए जाए, और कक्षा में रूढ़िवादी जो धारणाएँ हैं उसको बढ़ावा ना मिले। लड़कियाँ गणित में अच्छी नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया था, लड़के गणित में बहुत तेज़ हैं, तो ऐसी धारणाएँ जो है शिक्षक स्वयं ना अपने मन में रखें, ना अपनी वाणी से वो बोले। क्योंकि एक शिक्षक को सबसे पहले एक आइडियल के रूप में और अपनी भाषा और व्यवहार से ये प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी ये बच्चों में उसको फॉलो कर पाएँगे। फिर 5वां जो पहलू है वो है स्थानीय उदाहरण, अनुभव और रोल मॉडल की। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि मैडम ने भी बताया, श्रद्धा मैडम ने, कि गणितज्ञ के जो है वो के रूप में अगर महिलाओं को प्रस्तुत किया जाता है, महिला गणित शिक्षक का उदाहरण दिया जाता है, और ऐसे कुछ दैनिक जीवन के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पेश किए जाते हैं कि बच्चे लैंगिक इसमें समानता का जो उनमें सोच है वो बढ़ जाए और लैंगिक संवेदनशील हो पाए। चलिए, अभी तक की सार्थक चर्चा से मॉड्यूल 4 जो है शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर समेकन की प्रासंगिकता बहुत ही स्पष्ट रूप से सारे शिक्षक साथियों के समक्ष आप दोनों साथियों ने रखा है। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अंतिम रूप पे चलते हुए कुछ जिज्ञासा, केवल एक जिज्ञासा स्वरूप या प्रश्न है श्रद्धा जी से। जी सर। प्रत्येक मॉड्यूल के पोर्टफोलियो की गतिविधियों में शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो इन गतिविधियों को पूर्ण करें ताकि वो अपने शिक्षण को प्रदर्शित कर सके और अपनी समझ को सारांशित कर सके। तो केवल जिज्ञासा स्वरूप यह प्रश्न है श्रद्धा जी कि आपने भी किसी टॉपिक पर जेंडर समेकित अध्यापन विधि के बारे में कुछ तैयार किया है जिसकी चर्चा आप यहाँ पे कर सकती हैं? जैसा कि अभी मैम शिवा मैम ने बताया कि पूरा मॉड्यूल जब हम समाप्त करते हैं तो पोर्टफोलियो एक गतिविधि जो आती है वो हमें अपने ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली लागू करने के लिए कहती है कि हमने जो इस मॉड्यूल से सीखा है उसको हम अपनी कक्षा में कैसे क्रियान्वित करेंगे। और एक उदाहरण अभी दिया भी गया जिसमें गणित के जोड़ घटाने को हम कैसे शामिल करें। अब मैंने जो करते समय दिमाग में कुछ आया, कुछ सोचा है, वही मैं अभी आपको प्रस्तुत कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हुई विज्ञान की शिक्षक। अब पहला अध्याय मान लीजिए मैं फसल उत्पादन और प्रबंधन बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरी तरह से खेती किसानी पर बेस्ड है, तो जो कि इसमें 5 पहलू बताए गए हैं, उन पहलुओं को समावेशित करते हुए हमें कोशिश करनी है कि हमारी कक्षा में हम इस अध्याय को जेंडर समावेशी बनाएं। जैसे कि पहला पहलू है दृश्य। दृश्य मतलब बच्चों को हम क्या दिखाएं जिससे वो बेहतर तरीके से समझेंगे कि जो ये फसल उत्पादन और प्रबंधन जो हम पढ़ रहे हैं वो महिलाओं और पुरुषों दोनों से संबंधित विषय है, टॉपिक। जैसा कि अभी पहले ही बताया था कि खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी कहीं ज्यादा है, हालांकि वो और शो नहीं होती है। तो हमें बच्चों को ऐसे चित्र दिखाने चाहिए जिसमें महिलाएं काम करती हुई दिख रही होती हैं, जैसे कि निराई है, गुड़ाई है, खरपतवार काटना, मटर वगैरह तोड़ना। मटर तोड़ती हैं, पूरे दिन भर मेहनत करती हैं। तो बहुत से ऐसे खेती किसानी में काम होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया था पढ़ते समय कि हम बच्चों को फिल्म मदर इंडिया के बारे में बता सकते हैं। मदर इंडिया एक बहुत फेमस फिल्म है, सभी ने देखी है। उसमें किस प्रकार से नरगिस दत्त हल को खींचती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। तो वो बच्चों के जहन में होगी ये बात, अगर नहीं है तो हम उसका भी चित्र उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उसे जल्दी ही उसको देखा है तो जल्दी उसको आत्मसात कर लेंगे। इसी तरीके से हम और भी घरेलू चित्र बहुत से चित्र में मिल सकते हैं। कुछ वीडियो बना हम दिखा सकते हैं, ऐसा ही वीडियो कोई सा जिसमें महिला कुछ कार्य कर रही है खेती किसानी का या कुछ अपने बता रही है, वो हम दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को शुरुआत
चैप्टर की करें जिससे पता चले। दूसरी बात, जो दूसरा पहलू है सामग्री की बात जो आई कि हम बच्चों को विषय वस्तु कैसे प्रस्तुत करें। तो जनरली हम बच्चों से पहले पूर्व ज्ञान पे, अनुभव पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम ऐसे कुछ बच्चों के लिए प्रश्न डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी माँ को खरपतवार काटना हो तो क्या करती हैं, या कभी किसी बच्चे की माँ खेती किसानी का काम कर रही है तो हम पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन से काम करती है। तो हम केवल उन प्रश्नों का समावेश ना करें जिसमें पुरुष बस होते हैं, हम ऐसे प्रश्नों का समावेश भी करें जिसमें महिलाएं भी काम पे जाती हैं, काम करती हैं। तो कुछ बच्चों से हम इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, निश्चित तौर पे बहुत से बच्चे इस बात का जवाब दे पाएंगे। इसी तरह से जो हमारी विषय सामग्री और है उसको भी हम लिंग समावेशी बनाते हुए प्रस्तुतिकरण दें, उदाहरण भी ऐसे दें जिसमें महिलाओं का भी बराबर प्रतिनिधित्व रहे। तो इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी कैसी हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले तो जरूरी है कि हम एक जेंडर संवेदनशील कक्षा बनाएं। अगर हम बच्चों को ग्रुप में पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम ग्रुप ऐसा ना बनाएं कि लड़के लड़कों का बना दिया और लड़की लड़की का बना दिया। ऐसे में तो हमने उसका खुद ही बंटवारा कर दिया लिंग के आधार पर। हमें उसको समावेशी बनाना है, तो ग्रुप में लड़के और लड़कियों की संख्या को बराबर रखना है, जिससे प्रत्येक ग्रुप एक इक्वल ग्रुप कहलाएगा। दो जितने भी ग्रुप बनेंगे वो समान ग्रुप कहलाएंगे। और फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछें, उनसे जवाब लें, जिससे ये बात स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने जाएगी कि सभी को समान अवसर दिया गया है। और ग्रुप में कोई भी बच्चा बताता है तो हमें लड़कियों को भी मौका देना है, लड़कों को भी मौका देना है बराबर रूप से। तो इस तरीके से हम जेंडर संवेदनशीलता, भागीदारी भी एक तथ्य आया है कि भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो बच्चों से हम, जैसे मैडम ने बताया कि कौन जल्दी करके दिखाता है, तो ऐसे प्रश्न जब हम पूछते हैं तो ये जेंडर समावेशी हो जाते हैं। हम ये ना बोले कि कौन लड़की पहले आती है, कौन लड़का पहले दिखाता है। तो ये शब्द ना इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी लड़के या लड़कियां प्रमोट होते हैं कि हमें सबसे पहले करके दिखाना है। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो बच्चा ये प्रश्न करके दिखाएगा उसको हम पुरस्कृत किया जाएगा। तो सभी बच्चों में समान रूप से भावना आती है कि हमें अच्छे से अच्छा करना है। इसी तरीके से पाठ्य पुस्तकों का भी उदाहरण प्रयोग हमें उचित तरीके से करना चाहिए। अगला जो पहलू है वो है गुप्त पाठ्यचर्या। जैसे मैंने अभी इस पे चर्चा करी कि गुप्त पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जाने अनजाने हमसे बच्चों तक चला जाता है। तो पढ़ाते वक्त हमें अपना व्यवहार, अपने भाषा, अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही तोल मोल के करना चाहिए, तोल मोल कर बोल बोलना चाहिए, ताकि बच्चों में कहीं से भी ये भावना ना आए कि हमारे जो हम सुन रहे हैं उसमें हमारे मन को ठेस पहुंचे बच्चों के। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी चैप्टर हो, केवल यही बस चैप्टर नहीं, और भी कोई भी चैप्टर हो सकता है। जैसे अब खेती किसानी में हम केवल छोटे दर्जे के कामों को महिलाओं की तरफ बताएं और जो उत्पादक के तौर पे केवल पुरुष को बताएं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में हीन भावना करेगा कि महिलाएं केवल साफ सफाई वाले, खेती किसानी वाले काम ही करती हैं, जबकि माल को बेचना, खरीदना ऐसे काम नहीं करती। तो हमें ये चीज भी नहीं रखनी है। इसी तरीके से रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा नहीं देना, है ना, कि जैसे कि हमें बल्कि ये बताना चाहिए कि देखिए महिलाएं जो है वो घर का भी काम कर रही हैं और खेती किसानी में भी अपने परिवार का पूरा सहयोग देती हैं। तो इस तरीके से बच्चों के मन में ये बात आएगी कि महिलाएं किसी मामले में कम नहीं है, बल्कि समग्र रूप से वो हमारे देश की महत्वपूर्ण उत्पादक है। क्योंकि किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है। तो किसान को अन्नदाता के जब हम करेंगे तो ये अन्नदाता में महिलाओं की भूमिका भी पूर्ण रूप से मानी जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा आखिरी पहलू है कि हम स्थानीय उदाहरण दें। स्थानीय उदाहरण तो हमें क्लास में ही मिल जाएंगे। अगर हम बच्चों से ही कुछ पूछ ले तो बहुत से बच्चे, खासकर ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं, मैंने स्वयं देखा है, वो खेती किसानी में घर के काम करने के बाद जाती हैं, मटर तोड़ने का काम करती हैं। शहरी महिलाएं भी कुछ होंगी जो कि खेती किसानी से जुड़ी होंगी। बच्चों से हम पूछ सकते हैं और वो ही उनके रोल मॉडल है, क्योंकि रोल मॉडल वो नहीं है जिनको उन्होंने देखा नहीं है, उनके रोल मॉडल उनके सामने बैठे हैं। उनको पहचानने की आवश्यकता है। हमें बच्चों को वो दृष्टि देने के लिए प्रोत्साहित करना है कि वो अपनी माँ को रोल मॉडल के रूप में देखें, जिसको वो केवल एक साधारण गृहिणी समझ के तिरस्कार करते हैं। तो इस मामले में हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके अलावा हमारे लिए बहुत से रोल मॉडल हैं देश विदेश के, जिनको हम दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनका उदाहरण देने से बच्चे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे।
तो हमें केवल बच्चों आसपास से ही उदाहरण हम दे सकते हैं और इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी चलिए, मॉड्यूल 4 की इस सार्थक चर्चा के बाद अब बारी है अपने एक्सपर्ट्स के, चर्चा के जो हमारे एक्सपर्ट थे आज के, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का। और सभी शिक्षकों के बिहाफ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव, मॉड्यूल निष्ठा के 4 के एक्सपर्ट जो कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम, माननीय शीबा खान मैम, इनका बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतने कठिन विषय की चर्चा को इतने सार्थक रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ढेर सारा आभार।